थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। मेरा ख्याल है ऑनर मेरे लिए होता है, आप जैसे इतने डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स को जो है मैं शेयर कर सकती हूँ कुछ अपडेटेड नॉलेज। और आपने कहा कि कुछ नया सीखते हैं, तो मैं कभी कोई लेक्चर रिपीट नहीं करती हूँ हिस्ट्री में, एक ही टॉपिक भी होता है। तो मैंने आज भी लेक्चर, चीमा साहब ने मुझे किया मैसेज के प्रेजेंटेशन भेजते, मैंने कहा प्रेजेंटेशन तो अभी बना रही हूँ। सो आई ट्राई कि कुछ ना कुछ ऐड किया जाए, उसकी शक्ल सूरत भी थोड़ी बदल दी जाए, क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग्स में अपडेट भी कर रहे होते हैं, तो फिर सिमिलर से लेक्चर्स आएँ तो फिर अजीब भी लगता है। सो आज थोड़ा सा डेंगी की साइंस तो पुरानी है, लेकिन क्या उसमें अपडेट्स हैं और रिसर्च क्या हो रही है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स ने क्या शो किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। सो डेंगी every year it causes about 4 million infections, and it leads to 500,000 hospitalizations and more than 20,000 deaths in a year. And it can be challenging to diagnose because febrile illness के साथ बहुत सारे patients आपके पास आ रहे हैं, and due to rapid travel, urbanization, and on top of that climate change, the dengue has reached now areas which were previously not known to dengue. पहले ये tropical disease थी, but अब Texas, Florida, Tokyo, Portugal, France, European countries which were not known to dengue are experiencing dengue outbreaks. Brazil में भी आपने देखा millions of people are infected with dengue this year, और thousands से ज़्यादा उधर deaths reported हैं। और dengue it affects people of all ages, pediatric population, adult population, elderly population, both genders, male and female, and all socio-economic status. So ये एक ऐसी बीमारी है जो हर segment of society को मुतासर करती है, and it is very important that our family physicians, our doctors should be updated on the knowledge of dengue and what are the best practices around the world. हम उसके मुतालिक आज बात करेंगे. So I'm going to share updates on dengue with you today. डेंगी के पहले डिज़ीज़ बर्डन की अगर आप बात करें तो 70% जो डिज़ीज़ बर्डन है दैट इज़ इन एशिया एंड मोर सो इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़. फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रॉपिकल इन्फेक्शस डिजीज़ में इसका शामिल है, और टॉप 10 जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं बाय लेबल्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डेंगू का शुमार है. अबाउट 4 मिलियन केसेस आर एट रिस्क. 128 कंट्रीज़, बल्कि अब जो लेटेस्ट फिगर है उसमें 141 कंट्रीज़ से डेंगू रिपोर्टेड है. उसमें से कुछ हैं जो एंडेमिक हैं, कुछ हैं जो ट्रैवल के थ्रू उधर पहुंचा है. और एवरी ईयर इट कॉजेज़ 400 मिलियन इन्फेक्शंस एंड वन यंग लाइफ इज़ लॉस्ट एवरी 20 मिनट्स बिकॉज ऑफ सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू विच इज़ डेंगू हेमरेजिक फीवर. सो हर 20 मिनट बाद कहीं ना कहीं दुनिया में कोई शख्स डेंगू की वजह से अपनी ज़िंदगी खो बैठता है. सो पहले तो हम कहते थे कि अर्बनाइजेशन तो ये अर्बन डिज़ीज़ है जहाँ पे, लेकिन अब जो रीसेंट डाटा आया है उसमें रूरल पॉपुलेशन के अंदर भी डेंगू, जो इस मच्छर ने, जो मच्छर इसको फैलाता है उसने एक्सपैंड कर लिया है अपनी एरियाज़ को. और अर्बनाइजेशन तो दुनिया भर में हो रही है. लाहौर ही आप देख लें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और अभी हमें उसके साथ मेगा सिटीज़ के अंदर लोगों की तादाद, लोगों का रुझान है सिटीज़ की तरफ. फिर वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट ये हमारा लक्ष्मी चौक अगर आप देख लें तो बारिश का पानी इकट्ठा होता है. फिर बहुत लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो डिफरेंट स्ट्रेन्स कई जगह से कैरी करके ले आते हैं, बिकॉज वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज नाउ. और इस मैसिव ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मॉस्किटोज़ भी ट्रैवल करता है. और ऑन टॉप ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज. अभी आप मई की मैं बात कर रही हूँ तो अभी 2-4 दिन हुए हैं कि शदीद मई की गर्मी का एहसास हुआ है, वरना पिछले दिनों आपने देखा बारिशें भी होती रही और मॉडरेट टेम्परेचर था. सो ऑल ऑफ दिस इज़ मेकिंग इट वर्स. और क्लाइमेट चेंज पे आजकल बहुत बात हो रही है, एंड वन ऑफ द डिजीज़ विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इज़ दिस डेंगू. क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ब्रीडिंग साइट्स ज़्यादा बनती हैं, मॉस्किटोज़ ज़्यादा होते हैं, और फिर उनकी वायरस को ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी बढ़ती है. सो डेंगू इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़, और इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं: वायरस, वेक्टर एंड वी. सो मैं हमेशा बताती हूँ 3 V's: वी, वायरस एंड वेक्टर. सो वायरस इज़ फ्लेवीवायरिडी फैमिली वायरस. इट इज़ एन आर्बो वायरस, और इसकी 4 सीरोटाइप्स हैं: डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4, जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है.
और ये और भी जानवरों में पाया जाता है। सिल्वेटिक पाथवे जो एनिमल्स का पाथवे है उसमें डेंगी 5 भी आइडेंटिफाइड है, मलेशिया और इंडिया के मंकीज़ के अंदर आइडेंटिफाई है, लेकिन अभी ह्यूमन ट्रांसमिशन में नहीं है। सो डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4 आर द 4 सीरोटाइप्स। और देर आर सर्टन फैक्टर्स विच आर आइडेंटिफाइड एज रिस्क फैक्टर्स फॉर मोर सीवियर डिजीज़, जिसमें एज है, इंक्रीजिंग एज, प्रेगनेंसी, क्रॉनिक डिजीज़ या कोमॉर्बिडिटीज़, और पहले से डेंगी हुआ था या नहीं, प्राइमरी इन्फेक्शन है या सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो सीवियर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। It's a mosquito-borne disease and mosquito acts as a vector. Vector is something which transmits infection from one person to another person. So ये directly contagious नहीं है, लेकिन through a vector इसकी transmission होती है। Primary vector Aedes aegypti है and the secondary vector is Aedes albopictus. पाकिस्तान में ये दोनों मच्छर पाए जाते हैं and transmission एंडेमिक भी है। अब सारा साल भी आपके पास डेंगी के इक्का दुक्का केसेस आते रहते हैं, लेकिन कुछ सीजन्स हैं जिनमें ये एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जैसे कि ये मार्च अप्रैल का महीना जब मॉडरेट टेम्परेचर होता है एंड देन पोस्ट मूनसून जब ब्रीडिंग मॉस्किटोज़ की बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ रेनफॉल, उसकी वाटर कलेक्शन की साइट्स बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। सो डेंगी इज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया दिस वेक्टर विच इज़ द फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। फीमेल वेराइटी ऑफ मॉस्किटोज़ इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़। मलेरिया में भी आपने देखा एनोफिलीज़ फीमेल मॉस्किटो होती है, डेंगी में भी इट्स दी फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। और ये जब किसी ऐसे इंडिविजुअल को बाइट करती है हु इज़ सफरिंग फ्रॉम डेंगी फ़ीवर, सो जब पेशेंट को फ़ीवर होता है, बुखार होता है, तो उस वक्त वायरस जो है वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है। So when mosquito bites that person, that with that bite वो मॉस्किटो ब्लड में से वायरस को अपने अंदर ले जाता है। फिर मॉस्किटो के अंदर एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है और फिर मॉस्किटो उसको प्रोसेस करके अपने स्लाइवरी ग्लैंड में एक्टिव वायरस को बाइट के थ्रू किसी और को ट्रांसमिट करता है। सो इसीलिए आपने घर में देखा होगा कि अगर एक घर में किसी को डेंगी फ़ीवर होता है तो ग्रुप कोना लग जाते हैं या उस लोकेलिटी से बहुत केसेस आना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल फिजिशियंस प्रैक्टिस, फैमिली फिजिशियंस प्रैक्टिस, बिकॉज आप एक एरिया में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उस घर, उसके जो कैचमेंट एरिया होते हैं उसके सारे मरीज़ आपके मरीज़ होते हैं। सो यू वुड स्टार्ट सीइंग कि मेरे पास आजकल डेंगी के बहुत इस इलाके से केसेस आना शुरू हो गए हैं, एंड यू कुड एक्चुअली बी द अलर्ट और थ्रेश होल्ड फॉर ऑल ऑफ अस कि ये आप इस एरिया को देखें। मैं अगर जौहर टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ तो इस एरिया से मेरे पास बहुत मरीज़ आ रहे हैं। सो आपकी जब ये मीटिंग्स होती हैं वीकली, एक्चुअली यू कैन डिस्कस कि आप गार्डन टाउन में हैं या डिफेंस में हैं या अंदरून शहर में हैं, तो किस एरिया में डेंगी के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं ताकि वहाँ पे सर्विलेंस और सफाई सुथराई के इंतज़ाम को बेहतर किया जा सके। सो दिस इज़ हाउ द इन्फेक्शन स्टार्ट्स, दैट विद द बाइट ऑफ द मॉस्किटो। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो वायरस जो है वो बॉडी में इफ़ेक्ट शो करता है। जनरली पेशेंट्स दो तरह के होते हैं, कुछ एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और कुछ सिम्प्टोमेटिक होते हैं। सो जो एसिम्प्टोमेटिक है वो बहुत ज़्यादा केसेस आपको पता ही नहीं होगा लेकिन उनको डेंगी का इन्फेक्शन हुई भी है, पर वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे। लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं उनकी भी एक वाइड वैरायटी है, वो माइल्डली सिम्प्टोमेटिक से लेके तो सीवियर डेंगी की फॉर्म तक जा सकते हैं, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग और इवन फेटल एट टाइम्स इफ़ नॉट टाइमली आइडेंटिफाइड। सो दिस virus, which has 4 different serotypes, can cause full spectrum of illness with varied severity, starting from mild, asymptomatic to mild, and then severe disease is also possible. Initially, आप दुनिया भर में देखें तो डेंगी is thought to be a pediatric disease. बैंकॉक में, श्रीलंका में आपको ज़्यादा पेशेंट्स बच्चों में डेंगी का शुमार होता था, फिलीपींस में, मलेशिया में। लेकिन over the years this disease has evolved into an infection that primarily affects adults, और आपको अब ज़्यादा एडल्ट और एल्डरली पॉपुलेशन मिलती है। और पाकिस्तान में, सिंगापुर में हमें ज़्यादा एडल्ट लोग जो हैं वो डेंगी का शिकार मिलते हैं, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का नंबर बहुत कम है। एंड ओवर द ईयर्स जो स्टडीज़ हुई हैं, ये एक ग्लोबल ट्रेंड है और रीजनल डिफरेंसेस हैं डेंगी के 1990 से 2019 तक। सो ये 20 साल का जो डाटा है आपके पास, इसमें आप देखेंगे कि ग्रेजुअली पीडियाट्रिक से शिफ्ट होके एडल्ट्स और एल्डरली के अंदर डेंगी शिफ्ट हो गया है, एंड दैट इज़ वाई द बर्डन ऑफ डेंगी डिजीज़ हैज़ शिफ्टेड टू एल्डरली पॉपुलेशन। और एल्डरली पॉपुलेशन में क्योंकि कोमॉर्बिड्स भी साथ होती हैं और उनके डायनामिक्स और
इम्यूनिटी डिफरेंट है चिल्ड्रन से, तो उनमें डेथ्स और इंक्रीजिंग इंसिडेंस जो है वो अब ज़्यादा देखा जा रहा है. दिस इज़ ग्लोबल फिगर्स. और जो ओल्डर एडल्ट्स हैं जनरली दे आर पर्टिकुलरली एट रिस्क ऑफ डेंगी कॉम्प्लिकेशंस, एंड नंबर ऑफ डेंगी केसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन एल्डरली, और उनमें एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है. सो क्लासिकल फीचर्स कई दफ़ा नहीं आ रहे होते. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ एजिंग ऑन द इम्यून रिस्पॉन्स. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका इम्यून रिस्पॉन्स डिफरेंट हो जाता है यंगर एज ग्रुप के बारे में. सो management of dengue is a little difficult when you have older population, because they have a lot of comorbids as well, like diabetes, hypertension, ischemic heart disease. So you need to be more vigilant. और डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वैसे ही हमारी पॉपुलेशन में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में आपको पता है बड़ी रैम्पेंट है. वी आर नंबर 1 इन द डायबिटीज़. इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ एंड हाइपरटेंशन इज़ ऑल्सो ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड. So if they are combined with a dengue infection, then chances of mortality are increased. So we need to be very vigilant in managing these patients especially, and I will be focusing a little on the special groups कि हमारे पास जो कोमॉर्बिड्स के साथ हों या प्रेगनेंसी के साथ हों, या जो पेशेंट्स ऑलरेडी किसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं या एंटी प्लेटलेट थेरेपी पे हैं, उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं. ये मेटा एनालिसिस है विच वाज रिसेंटली पब्लिश्ड. दिस इज़ अ मेटा एनालिसिस ऑफ 47 स्टडीज़ जो दुनिया में हुई, जिसमें देखा गया कि जो मोस्ट प्रेवलेंट कोमॉर्बिडिटीज़ हैं डेंगू के साथ, उसमें ओबेसिटी एंड ओवरवेट टॉप्स द लिस्ट, फॉलोड बाय हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट disease, asthma and stroke. And these are some of the illnesses which are very common in our population as well. हमें लगता है कि हम ओबीस नहीं हैं, बट पाकिस्तान की एक मेजर पॉपुलेशन का जो चंक है दे आर ओबीस. और आपको पता है कि एशियंस का जो BMI का क्राइटेरिया है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड थोड़ा कम हमने रखा हुआ है. थ्रेशोल्ड हम जल्दी ओबीस कहते हैं. सो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स विच इफ़ दे आर एडेड along with the dengue infection, the mortality rises many folds. So that is why we need to be more vigilant. Stuck हो गया. ओके. और सिर्फ ओल्ड एज में नहीं है, जो डेंगी है वो अब यंगर एज ग्रुप में भी आ रहे हैं. एंड दिस इज़ अ स्टडी, ये वैसे है ट्रैवलर्स में, ये ऑस्ट्रेलिया की स्टडी है, जिसमें देखा गया कि जो ट्रैवलर्स हैं वो यूजुअली यंगर एज ग्रुप के लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्पेशली यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर. सो जो एज ग्रुप है हमारे पास 20 to 39 ईयर्स का, इसमें डेंगी का इंसिडेंस सबसे ज़्यादा देखा गया. और सरप्राइजिंगली इंसिडेंस इस पॉपुलेशन में फ़ीमेल पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा गया. जनरली ग्लोबली डेंगी इज़ मोर कॉमन इन मेल पॉपुलेशन. उसकी ये वजह नहीं है कि शायद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कोई, बट ये बिकॉज मेल्स आर मोर मोबाइल, दे गो आउट टू वर्क, एक्सपोज ज़्यादा होते हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं. सो उनमें इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया है, लेकिन फीमेल्स में भी कंसिडरेबल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस रिपोर्टेड है. तो ये जो स्टडी थी इसमें देखा गया कि फीमेल्स ऑफ 20 to 39 ईयर्स ऑफ एज हैड द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ डेंगी इन्फेक्शन. मे बी बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज़ में ख़वातीन भी बहुत काम कर रही होती हैं और एक्सपोज होती हैं. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द एज फॉर फीमेल्स विच इज़ द चाइल्ड बेयरिंग एज, रिप्रोडक्टिव एज होती है. सो डेंगी इन प्रेगनेंसी बिकम्स अनदर प्रॉब्लम, बिकॉज अगर प्रेगनेंसी भी है और हमारे पास मैनी अ टाइम्स प्रेग्नेंट फीमेल्स विद डेंगी इन्फेक्शन आती हैं. सो एक तो डेंगी का अपना इशू, ऊपर से प्रेगनेंसी साथ है और घबरा रहे होते हैं, पेशेंट भी घबरा रहा होता है, फैमिली भी घबरा रही होती है. सो मैनेजिंग डेंगी इन प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. एंड ऑल्सो बिकॉज डेंगी इन प्रेगनेंसी हैज़ वर्स आउटकम्स एज़ कम्पेयर टू द नॉन प्रेगनेंट पॉपुलेशन. अगर डेंगी और प्रेगनेंसी दोनों हों तो प्रेगनेंसी का आउटकम जो है वो वर्स हो सकता है, जिसमें प्री एक्लैम्प्शिया के चांसेस ज़्यादा हैं, प्री टर्म लेबर के चांसेस ज़्यादा हैं, PPH के, C सेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं. द यूज़ ऑफ पोस्टपार्टम एंटीबायोटिक्स एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा देखे गए. इसके अलावा एक्यूट लिवर फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी एंड मैटरनल डेथ हैज़ बीन इंक्रीज्ड
in number if in pregnancy you encounter a dengue infection as well. And systemic literature review, एक जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के ऊपर डेंगू की इन्फेक्शन जिनको हुई है किया गया, जिसमें 19 केस रिपोर्ट्स, 9 केस सीरीज़ और 2 कंपैरेटिव स्टडीज़ थे. दे शोड दैट द मैटरनल इन्फेक्शन बाय डेंगू इज़ अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम. So it can be associated with high maternal as well as perinatal mortality. So आपको ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई प्रेग्नेंट फीमेल रिपोर्ट हो जिसको डेंगू की इन्फेक्शन है, ऑलवेज़ एडमिट दैट पेशेंट, नो मैटर व्हाट इज़ द ट्राइमेस्टर एंड व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ द डेंगू. वो अर्ली स्टेज में आ गई है आपके पास, क्रिटिकल में है या लेट फेज में है, ऑलवेज़ रिफ़र देम टू अ हॉस्पिटल फॉर मैनेजमेंट बिकॉज दे नीड क्लोज मॉनिटरिंग. बिकॉज डेंगू फीवर, अगर सिंपल डेंगू फीवर है तो मोर्टेलिटी 3 टाइम्स है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट फीमेल विद डेंगू इन्फेक्शन गोज़ इनटू अ स्टेट ऑफ DHF तो मोर्टेलिटी 450 टाइम्स है, विच इज़ वेरी वेरी हाई. सो प्लीज़ रिफ़र ऑल प्रेग्नेंट फीमेल्स विद डेंगू इन्फेक्शन टू अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल वेयर हाई डिपेंडेंसी यूनिट इज़ अवेलेबल, एंड प्रेफरेबली टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में क्योंकि गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स का यूनिट भी साथ होता है और क्रिटिकल केयर यूनिट भी होता है, तो दे नीड स्पेशल अटेंशन. क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं. सो डेंगू इज़ नॉट अ न्यू डिजीज़. 1952 में पहला एपिडेमिक डेंगू का आया था फ़िलीपींस में, जो बहुत बड़ा एपिडेमिक था, और उसके बाद जो बहुत बड़ा एक एपिडेमिक लाहौर में आया वो 2011 में था पाकिस्तान में. तो डेंगू की क्लासिफिकेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज़ देयर. 1997 में WHO ने इसको क्लासीफाई किया था, जिसे हम 1997 WHO केस डेफिनेशंस कहते हैं, और इसी की बेसिस के ऊपर फर्दर अपडेट होती रही हैं हमारी क्लासिफिकेशंस. So dengue virus infection, as I told you, a majority of the patients would not show any signs and symptoms and would be asymptomatic. But a small number of patients, they become symptomatic, but you cannot differentiate कि इसको कौन सी viral illness है. Sometimes the test that you do or CBC you do is unable to identify whether it is dengue fever or any other viral illness. Unfortunately, in Pakistan, we have very limited capacity of diagnosing the viruses. हमारे पास एक डेंगू वायरस का टेस्ट है, हेपेटाइटिस वायरस के टेस्ट हैं. इन्फ्लुएंज़ा भी हमें कराना पड़ जाए तो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत लिमिटेड करती हैं. फिर इसके अलावा जो बाकी CCHF है, क्रिमियन कॉन्गो वायरल हेमरेजिक फ़ीवर या चिकनगुनिया या ज़ीका, इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और जिन सेंटर्स में अवेलेबल हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं. सो जनरली हम फिर इसको अनडिफ्रेंशिएटेड वायरल फीवर के तौर पे ट्रीट करते रहते हैं. बट देयर इज़ अ सेट ऑफ पेशेंट्स विच आर आइडेंटिफाइड as having a dengue fever based on their confirmation on lab testing. This can be serological testing, वो NS1 antigen या PCR भी हो सकता है, या antibody testing भी हो सकती है. इस पे भी हम बात करेंगे. And a small group of dengue infections, they go into the severe form of the disease, which we call as dengue hemorrhagic fever. And this dengue hemorrhagic fever, if it is so severe that it leads to circulatory collapse, we call it as dengue shock syndrome. Now when we label them as dengue fever or dengue hemorrhagic fever, so नाम से लगता है कि hemorrhagic तो bleeding होगी इसके अंदर. Actually this is a misnomer, और dengue fever or dengue leak fever is the actual term which should be used, because differentiating point between simple dengue fever and severe form of dengue fever, which is dengue hemorrhagic fever, is plasma leakage. It is not bleeding or hemorrhage. Bleeding or hemorrhage can occur in simple dengue fever as well, and there might not be an obvious blood loss in dengue hemorrhagic fever. So याद रखें कि dengue hemorrhagic fever और dengue fever को differentiate करने के लिए bleeding का होना ज़रूरी नहीं है, plasma leakage का होना ज़रूरी है. This is the WHO 2011 CRO classification. CRO is South East Asian region, ठीक है, जो हम भी South East Asian region में आते हैं. So ये based है 1997 WHO classification पे, और इसमें एक जो चीज़ इन्होंने ऐड की है, that is expanded dengue syndrome. मैं इस दफ़ा जो एशिया डेंगू समिट है उस पर एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम पे टॉक भी दे रही हूँ, जिसमें अनयूजुअल और एटिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेंगू के ऊपर बात करेंगे, और डेंगू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस लाइक
अगर डेंगी विद हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाए, या डेंगी विद प्रेगनेंसी आ जाए, या डेंगी इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स आ जाए जिसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड होता है, या डेंगी विद क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आ जाए, तो कैसे मैनेज करना है. सो आई एम गिविंग अ टॉक ओवर देयर. सो एक्सपेंडेड डेंगी सिंड्रोम कहते हैं कि टिपिकली जिसमें डेंगी के फीचर्स अनयूजुअल हों, एटिपिकल हों, या फिर कोई ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो, ऑर्गेनोपैथी हो उसके साथ. अब वो ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट लिवर फेलियर के तौर पे भी हो सकती है. सो एक पेशेंट आपके पास एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ आ गया, आपने वायरल मार्कर्स कराए, ना ए ना बी ना ई, कोई भी आपके पास ना सी, कोई वायरल हेपेटाइटिस नहीं आ रहा. पेशेंट को एक्यूट जॉन्डिस भी है, लिवर फेलियर भी है, कोई पैरासिटामोल पॉइजनिंग की हिस्ट्री भी नहीं है, कोई ड्रग्स की भी नहीं है. देयर कुड बी सो मेनी अदर वायरसेस व्हिच कैन लीड टू एक्यूट लिवर फेलियर, एंड डेंगी इज़ वन ऑफ देम. सिमिलरली न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के साथ, ट्रांसवर्स माइलाइटिस के साथ, जीबी सिंड्रोम के साथ, पेशेंट्स हमारे पास मायोकार्डाइटिस के सेकेंडरी टू वायरल इन्फेक्शन. सो इफ़ देयर इज़ एन आइसोलेटेड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट और एटिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेंगी, we call it as an unusual form of dengue or expanded dengue syndrome. So this is the classification which is added in the CRO 2011 classification. There's another group of classification that we use which is 2009 classification of WHO. मैं generally वो पढ़ाती नहीं हूँ इसलिए क्योंकि हमारे part of the world में हम इस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं जो 2009 और 1997 और 2011 पे बेस्ड है. जो 2009 WHO क्लासिफिकेशन है वो भी आपको बुक्स में मिलेगी, लिटरेचर सर्च में मिलेगी, और बहुत सारी कंट्रीज़ उसको यूज़ कर रही हैं. उसमें डेंगी विद वार्निंग साइंस और सीवियर डेंगी ऐसी क्लासिफिकेशन है. हम डेंगी फीवर, डेंगी हेमरेजिक फीवर और डेंगी शॉक सिंड्रोम की टर्म्स यूज़ करते हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या वार्निंग साइंस है और सीवियर डेंगी क्या है. वार्निंग साइंस की अभी मैं बाद में बात करूंगी. और सीवियर डेंगी वो है जिसमें प्लाज्मा लीकेज हो जाए, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए, उसे हम सीवियर डेंगी कहते हैं. शुरू में मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हु विल हैव अ बाइट ऑफ मॉस्कीटो इन्फेक्टेड विद डेंगी वायरस विल रिमेन एसिम्प्टोमेटिक. सो अप्रॉक्सीमेटली 25% लीड टू क्लिनिकली apparent disease and 75% of the patients will be asymptomatic. And out of these 25% who are actually symptomatic of dengue infection, clinically apparent है जिनमें disease, उनमें से 5% जो है वो severe dengue के अंदर चले जाते हैं. So from 100%, you see only 5% are those which usually require your immediate attention and intervention. वरना 25% जनरली हॉस्पिटल या आउटडोर बेसिस के ऊपर मैनेज हो सकते हैं, और 75% को कोई क्लिनिकली एपरेंट सिम्टम्स ही नहीं होने हैं. सो पीपल विद एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस दे डू एग्जिस्ट इन आवर कम्युनिटी, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट they are asymptomatic but they can still transfer infection. This is similar to COVID. जो आपको याद होगा कि हम हाउस होल्ड का कराते थे तो पॉजिटिव निकल आता था, उसको कुछ नहीं होता था, लेकिन वो कॉन्टैक्ट होता था तो वो पॉजिटिव निकला. बट दे आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन. सो इवन इफ़ यू आर एसिम्प्टोमेटिक यू कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन, एंड they increase the risk of severe dengue in a secondary infection with a different serotype. डेंगी थोड़ा सा एक पेक्यूलियर वायरस है इस सेंस में. मैं जो अब बताने लगी हूँ थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहिए. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो डेंगी की मैनेजमेंट आपको बहुत आसान लगेगी. डेंगी की कितनी सीरोटाइप्स थी? 4. सो 1, 2, 3, 4, ठीक है, जो ह्यूमंस में हमारे ट्रांसमिट करते हैं. अब मॉस्कीटो जब आपको सपोज़ टाइप 1 वायरस के मॉस्कीटो ने आपको बाइट किया, सो बॉडी ने रिएक्ट किया कि जी एक एलियन आ गया है, कोई वायरस आ गया मेरे जिस्म में. बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, उसने उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने काम करना शुरू किया, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी शुरू की. एंटीबॉडीज़ क्या चाहेंगी कि बॉडी शुड गेट रिड ऑफ दिस वायरस एज सून एज पॉसिबल एंड इम्यूनिटी शुड टेक ओवर एंड पेशेंट शुड रिकवर. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन डेंगी इन्फेक्शन. सेकेंड टाइम अगर दोबारा टाइप 1 ही आए तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव है, आपको इन्फेक्शन नहीं होगी. अगर टाइप चेंज हो जाए, टाइप 2, 3 या 4 में से कोई आए तो जी सॉरी नहीं, म्यूटेशन नहीं, डेंगी के 4 टाइप्स हैं ना. अगर हाँ तो चलो डेंगी 2 जिसमें आ गया, तो जनरली होना ये चाहिए, जो होता भी है, कि अब बॉडी ने फील किया कि फिर से कोई वायरस आया है
और उस वायरस के ख़िलाफ़ भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो और टाइप 2 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो एंड यू बिकम इम्यून टू टाइप 2 एज वेल. सो दैट इज़ ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है, लेकिन इन अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जब डिफरेंट सीरोटाइप आती है, व्हेन देयर इज़ अ सीरोटाइप स्विच इन सेकेंडरी इन्फेक्शन, सो बॉडी इंस्टेड ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इट produces non-neutralizing antibodies. So this is a peculiar phenomena in dengue. इसे हम antibody dependent enhancement कहते हैं. So instead of recognizing it as something alien and getting rid of it, it forms non-neutralizing antibodies. वायरस की replication को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वायरस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और cytokines जो हमारी बॉडी में inflammatory mediators होते हैं, they start producing in a large number. These inflammatory mediators जिसमें cytokines हैं, interleukins हैं, tumor necrosis factors हैं different types के, ये हमारे vessels के ऊपर, जो हमारे blood vessels हैं जिनकी lining capillary lining होती है, ये उसके ऊपर अपना action देते हैं and they become leaky. When they become leaky, plasma starts pouring out of the blood vessels and it starts collecting into your third spaces. वो पेरिटोनियम में जमा हो जाते हैं, प्लूरल कैविटी में जमा हो जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका ब्लड थिक हो जाएगा. प्लाज्मा निकल गया है, ब्लड थिक हो जाएगा, हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट बढ़ जाएगा. और प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से पेशेंट्स के जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो मुतासर होगा. जब फ्लो ऑफ ब्लड मुतासर होगा तो दो काम है. एक, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिर जाएगा क्योंकि प्लाज्मा ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है जिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग योर ब्लड प्रेशर. सेकेंडली, योर जो आपकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन्स है, ब्रेन है, किडनीज़ है, हार्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. सो देयर विल बी अ सर्कुलेटरी फेलियर एंड दिस सर्कुलेटरी फेलियर इज़ प्रेजेंटेड एज शॉक. इट स्टार्ट्स एज अ प्री शॉक जिसमें बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स जो हैं, हार्ट रेट इंक्रीज़ करके, पल्स प्रेशर को नैरो करके ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. बट व्हेन कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स फेल, देन इट लीड्स टू फ्रैंक शॉक. और जब शॉक होगा, ब्लड सप्लाई जा नहीं रही, ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा, तो पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस होगा, पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा. जब उसको ब्लड सप्लाई की वजह ना जाने की वजह से इस्कीमिया होगा तो ऑर्गन से ब्लीड करना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनोपैथी शुरू हो जाएगी एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड डेथ. सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म. सो प्राइमरी इन्फेक्शन में जनरली आई एम सेइंग DHF नहीं होता. ठीक है, जनरली प्राइमरी इन्फेक्शन में नहीं होता. अब इसके ऊपर भी बहुत डिबेट हो रही है. अभी आज ही हमने एक स्टडी शुरू किया है जिसमें हम प्राइमरी इन्फेक्शन में इंसिडेंस ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर को स्टडी कर रहे हैं. बिकॉज 2-3 स्टडीज़ अभी एक बांग्लादेश और इंडिया से पब्लिश हुई है जिसमें प्राइमरी इन्फेक्शन में भी DHF है. उसका क्या मैकेनिज़्म है ये स्टिल अंडरस्टूड नहीं है. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल. सो आप लोगों को याद रखने के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन में जब दूसरी दफ़ा इन्फेक्शन हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं सीवियर डिजीज़ में जाने के. ओके, सो डेंगू फीवर के 3 फेजेस होते हैं. ठीक है, इट इज़ अ बैड डिजीज़ टू हैव क्योंकि पेशेंट बड़ा बुरे कंडीशन में होता है. फीवर बहुत सीवियर होता है. किस को डेंगू हुआ हुआ है? चीमा साहब को तो हुआ हुआ है, और किसको हुआ हुआ है? अच्छा, ठीक है. सो डेंगू जो है हाँ, वहाँ हो गया था. तो सोच लें कि बूरबन में भी डेंगू का मच्छर है, इतनी सर्दी में भी. सो डेंगू जो है वो जनरली इट्स द वर्स्ट फीवर ऑफ योर लाइफ. जैसे हम एक कहते हैं ना, हेडेक में कहते थे सब अरेकनॉइड हैमरेज में वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ. सो डेंगू इज़ जनरली द वर्स्ट फीवर ऑफ योर लाइफ. इट हैज़ सीवियर बॉडी एक्स एंड पेन्स. मरीज़ को लगता है कि मैं उठ ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, पट्ठों में खिंचाव और शदीद तेज़ बुखार. सो हाई ग्रेड फीवर. मेरे केस में हाई फीवर नहीं था, माइल्ड था, फीवर और पेन ज़्यादा नहीं थी, डिस्कम्फर्ट. सो वो मुझे पता नहीं चलता था कि क्या हो क्या रहा है. सो वो ओल्ड एज में एटिपिकल प्रेजेंटेशन. सो फीवर जनरली हाई ग्रेड होता है. 104, 105, 106 तक फीवर पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं. सो हाई ग्रेड फीवर, और जनरली फीवर का बाई मोडल पैटर्न होता है. इसे सैडल शेप्ड फीवर भी कहते हैं. सैडल होती है जो घोड़े की बैक होती है. सो सैडल इसलिए कहते हैं कि 2-3 दिन हाई फीवर रहता है, फिर एक आध दिन का ब्रेक आता है, फिर थोड़ी सी फीवर में सर्ज आती है. सो हाई फीवर, एंड फीवर इज़ शॉर्ट टर्म, 1 वीक के अंदर अंदर जनरली ख़त्म हो जाता है फीवर. एंड देन
दो तरीके हो सकते हैं, या तो फ़ीवर उतरने के बाद मरीज़ बेहतर महसूस करना शुरू हो जाता है, या मरीज़ फ़ीवर उतरने के बाद कहता है कि मैं इस तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, मुझे बहुत कमज़ोरी है, पेट में दर्द शुरू हो जाती है, उल्टी शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन दिस फेज। जितनी देर डेंगू के पेशेंट को फ़ीवर रहता है मैं परेशान नहीं होती हूँ। जिस दिन मरीज़ कहते हैं ना डॉक्टर साहब कल से बुखार नहीं है, तो रेड अलर्ट। मैं कल की आपको बात बता रही हूँ। There was a patient 22 years old female who came to me and she had fever for 2 days और कोई और symptoms नहीं थे उसको। उसने कहा कि मुझे 4 दिन पहले 2 दिन 2.5 दिन के लिए बुखार रहा है, और मैंने क्लोज बाय डॉक्टर को दिखाया और मैंने बताया कि ना मेरा गला ख़राब है, ना मुझे खांसी है, ना यूरिन में ना कोई एब्डोमिनल से कुछ भी नहीं है, बस फीवर है और बहुत कमज़ोरी है, बहुत थकन है। उन्होंने मेरा थ्रोट देखा और उन्होंने कहा कि कंजेस्टेड है, और एरिनेक फोर्ट और एजिथ्रोमाइसिन उसको प्रिस्क्राइब की गई। अब उसने 2 दिन एरिनेक फोर्ट खा ली थी और एजिथ्रोमाइसिन। उसने कहा फ़ीवर डॉक्टर साहब मुझे कल से नहीं है, वैसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं खड़ी होती हूँ मुझे चक्कर आते हैं। यंग लड़की। तो मैंने उससे कहा, मैंने उसका ब्लड प्रेशर देखा तो उसका ब्लड प्रेशर 90/78 था। 90/78। पल्स प्रेशर बहुत नैरो था। खड़े होने पे ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक आता था, डायस्टोलिक रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। मैंने उसके आज टेस्ट कराए तो लगता डेंगू ही है। सीबीसी पहले कराया है तो वायरल पिक्चर है, और लिवर के फंक्शंस काफ़ी डिरेस है जिसमें बिलिरुबिन रेस नहीं है और ALT AST थाउजेंड्स में है। सो प्रॉबेबली वो डेंगू है, और लीक के लिए भी वैसे और कोई ब्लीडिंग नहीं थी, रैश नहीं था। पर बिलिरुबिन तो बिल्कुल भी रेस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ज़्यादा रेस नहीं होती, थाउजेंड्स में होते हैं LDS। हो सकता है, बिल्कुल थोड़ी सी रेस नहीं थी। तो कोई जॉन्डिस नहीं था पेशेंट को, 4-5 डेज़ हो गए हैं। सो वायरसेस बहुत सारे हैं, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो मैं एक ये मैसेज आज ये भी देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर हो, आपको डायग्नोसिस नहीं मिल रहा, विच इज़ मैनी अ टाइम्स हमारे पास भी आता है, आपके पास भी आता है, अवॉइड गिविंग एन NSAID टू दीज पेशेंट्स। ठीक है, NSAID ना दीजिए। सिंपल एनाल्जेसिक, पैनाडोल, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, जी आइबुप्रोफेन है। सो ये मैसेज है आज का। अच्छा, जो सिम्टम्स ऑफ डेंगू है वो आप सबको पता होने चाहिए। एक मैंने बताया हाई ग्रेड फीवर विच इज़ एन एसेंशियल क्राइटेरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं हमेशा याद कराने के लिए, बच्चों को छोटे पढ़ाते हैं ना तो याद कराने के लिए एक सीक्वेंस बता देते हैं, एग्जामिनेशन में भी हम बताते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाया करें। हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन्स, आँखों के पीछे दर्द, माइल्जियाज, आर्थ्रेल्जियास, ठीक है, बहुत पट्टे में खिंचाव, जोड़ों में दर्द, ठीक है, माइल्जियाज, आर्थ्रेल्जियास, रैश पूरी बॉडी पे भी हो सकता है, लेकिन रेडिश अपीयरेंस अगर फेस, रिथमेटस फेस की अपीयरेंस हो तो डेंगू के मतलब सोचें। 7 डे रैश, सॉरी, एक वीक के बाद रैश, वो मैं बताती हूँ, वो दूसरा रैश है। जो इनिशियल फीवर में रैश होता है वो फेब्राइल रैश उसे कहते हैं, वो इनिशियली शुरू में आता है। इट इज़ अ नॉन इची रैश, खारिश नहीं होती है और मोर प्रोमिनेंट ऑन योर फेस, ठीक है। सो दिस इज़ द फेब्राइल रैश ऑफ डेंगू फीवर। और उसके बाद पेशेंट को यहाँ से शुरू होते हैं हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन, माइल्जियाज, आर्थ्रेल्जियाज, रैश, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस कुड बी एपिस्टेक्सिस हो गया है, गम ब्लीड हो गई है, एक्कीमोसिस हो गया है कि कहीं नील पड़ने लग गए हैं जिस्म को, यूरिन में ब्लड आ गया है। फीमेल्स में कई दफ़ा PV ब्लीडिंग हो जाती है, या मेनोरेजिया अगर डेट्स पे है तो मेनोरेजिया हो जाता है। PR ब्लीडिंग कॉमन होती है। लोग हमेशा एट्रीब्यूट करते हैं कि पुरानी बवासीर थी, उधर उसी में से खून आ गया था, मिस कर जाते हैं, ठीक है। सो ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइट ये अगर हो, और साथ नोज़िया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या वॉमिटिंग हो, तो ज़रूर सोचें डेंगू को। कई दफ़ा कंजक्टिवाइटिस, डेंगू के डिफरेंट स्ट्रेन्स डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से प्रेजेंट करते हैं। कंजक्टिवाइटिस और रेड आई भी इसके अंदर हो सकती है। सो अगर आपको फीवर, हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन, माइल्जियाज, आर्थ्रेल्जियाज, रैश, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस, एब्डोमिनल पेन, इनमें से कोई 2 चीज़ें फीवर के साथ मिल जाएं, थिंक ऑफ डेंगू विदाउट अ फोकस ऑफ इन्फेक्शन। अगर तो मरीज़ आपको कह रहा है कि मुझे जी 3 दिन से सख्त गले में दर्द है, खांसी है, बलगम है, थिंक ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर मरीज़ कह रहा है कि जी मुझे यूरिन जल के आ रहा है, बार बार आ रहा है, डिस्कम्फर्ट है, तो आप सोचेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन डेंगू के अंदर अगर विदाउट अ फोकस ऑफ इन्फेक्शन, या एक आध
एक सिंगल लूज एपिसोड डायरिया या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है तो ये वायरल इलनेसेस में कोराइजल लाइक इलनेस एंड एब्डोमिनल सिम्टम्स आर कॉमन. सो थिंक ऑफ डेंगू इन दीज पेशेंट्स, स्पेशली हमारे इस टाइम पे और हमारे रीजन के अंदर. क्रिटिकल फेज़ इज़ द सेकेंड फेज़. तो मैंने बताया था कि फीवर सेटल होने के बाद दो सूरतें हो सकती हैं. एक हो सकता है मरीज़ कहे जी बुखार उतर गया है, डॉक्टर साहब आई एम फीलिंग बेटर, मुझे भूख भी लगने लग गई है, मेरे मुंह का जायका बेहतर हो गया है, मुझ में थोड़ी एनर्जी भी आ गई है, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ. प्रॉबली सिंपल डेंगू फीवर था. लेकिन अगर आपका पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब फीवर तो नहीं है कल से, लेकिन आज हालत बहुत ख़राब है, मैं खड़ा होता हूँ मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बैठे बैठे मुझे लगता है घबराहट होने लग जाती है. ऑलवेज थिंक ऑफ सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड येस्टरडे इन द क्लिनिक. कि उस लड़की को बुखार नहीं था और उसने अब आके कहा कि मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, मुझे बहुत वीकनेस है. हमारा एज अ डॉक्टर जनरल टेंडेंसी, और स्पेशली अगर यंग फीमेल आ जाए तो हमारी एक टेंडेंसी होती है, हम कहते हैं बीबी खाओ पियो, इसकी डाइट बेहतर करें, कोई टेंशन तो नहीं है इसको, कोई हमारा एक जनरल टेंडेंसी कि एंग्जाइटी है इसको इम्प्रूव. प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन अर्ली साइंस ऑफ शॉक. दिस इज़ द टाइम व्हेन पेशेंट सेज कि जी खड़े, अगर मैं उसका ना चेक करती ब्लड प्रेशर, मैं उसको कोई मल्टीविटामिन या उसकी डाइट इम्प्रूव करने का कह कि फ़ीवर तो आपको नहीं है, ठीक है आपका सब कुछ, आप जो खा रही हैं वो कंटिन्यू करें और चली जाएं, तो मैं मिस कर जाती है. एंड अ यंग लाइफ कैन बी लॉस्ट, एंड वी हैव लॉस्ट मैनी सच लाइव्स इन द पास्ट. कि हम यंग पेशेंट्स पे उतने विजिलेंट नहीं होते, बूढ़े लोगों पे सीवियर जिनको प्रॉब्लम्स को मोबिड्स होते हैं, यंग आदमी को हम थोड़ी सेकंड प्रायोरिटी पे रख लेते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल ही रहे, इसका बुखार भी नहीं है, यंग भी है. तो आप प्लीज़, यंगर में भी बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी है. सो क्रिटिकल फेज़ एक्चुअली स्टार्ट्स ऑन सेटलिंग ऑफ फीवर. तो जब डेफरवेसेंस इसे हम कहते हैं कि फ़ीवर जब सेटल हो जाता है उसके 24 आवर्स के अंदर वो वाली बात होती है जो मैंने आपको बताया है. इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं, प्लाज्मा लीकेज शुरू होती है. दिस इज़ द टाइम जब पेशेंट को लीक की वजह से घबराहट हो रही होती है, टेकीकार्डिया हो रहा होता है. टेकीकार्डिया विदाउट फीवर, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइंस. पल्स प्रेशर उसका नैरो हो रहा होता है, ब्लैकआउट्स हो रहे होते हैं, यूरिन कम आना शुरू हो जाता है. दिस इज़ व्हेन द बॉडीज़ कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रिजर्व द वॉल्यूम, रिटेन द वॉल्यूम इन द बॉडी एंड इम्प्रूव द ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन्स. सो इसको मत भूलें. क्रिटिकल फेज़ लास्ट फॉर 24 to 48 आवर्स, मैक्सिमम ये 48 आवर्स रहता है, और उसके बाद पेशेंट रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है. बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस क्रिटिकल फेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और क्रिटिकल फेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ साइंस हैं. उसमें ये साइंस यहाँ साइड पे लिखे हुए हैं. नोज़िया, वॉमिटिंग हो, एक सबसे इंपॉर्टेंट साइन वो है जो मैंने आपको भी बताया कि मरीज़ कह रहा है बुखार उतर गया लेकिन मेरी तबीयत नहीं बेहतर. ये सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, विच यू शुड नेवर मिस. दूसरा, नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, रिकरेंट, राइट साइडेड, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टेंडरनेस, गॉल ब्लैडर में एडीमा हो जाता है, वो टेंडर होती है वॉल गॉल ब्लैडर की. पेशेंट को ब्लीड हो सकती है कहीं से. पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन लेटर पार्ट में होती है. अर्ली पार्ट में इतना एब्डोमिन डिस्टेंडेड या फ्लूइड एक्यूमुलेशन इतनी नहीं होती कि आप क्लिनिकली पिक कर सके. सो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टेंडरनेस आ जाए, एब्डोमिनल पेन हो, नोज़िया, वॉमिटिंग हो, ब्लीडिंग हो, यूरिन आउटपुट कम हो जाए, मरीज़ को ब्लैकआउट्स हो, पल्स प्रेशर नैरो हो, टेकीकार्डिया विदाउट फीवर हो. So these are the warning signs that you should look for and label the patient that he might be in critical phase, and you document the critical phase by getting an ultrasound. अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में भी, बहुत सारे फैमिली फिजिशियंस के क्लिनिक में भी अवेलेबल होती है. यू जस्ट हैव टू पुट योर अल्ट्रासाउंड प्रोब ऑन योर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. गॉल ब्लैडर वॉल एडीमा या ए कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस इज़ द अर्लीस्ट साइन, एंड यू कैन पिक अप. अगर वो है तो पेशेंट लीक में है एंड ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड. दैट शुड नेवर बी मैनेज्ड एट होम. ठीक है, क्योंकि जो लीक है वो बहुत डिफरेंट होती है. लीक हर इंडिविजुअल में डिफरेंट तरह बिहेव करती है. कुछ लोगों में माइल्ड सी लीक होती है, कुछ भी नहीं होता है, 2-4 दिन में ठीक हो जाता है बिल्कुल मरीज़. कुछ लोगों में वो लीक इतनी रैपिडली प्रोग्रेस करती है कि आपके बैठे बैठे मरीज़ आपके क्लिनिक से निकलते बाहर जाते तक बेहोश होकर गिर सकता है. एक, अगर आपको लीक मिल जाए, ये कुछ ऐसे छोटे पर्ल्स हैं जो ओवर द डेकेड्स, अब तो मुझे 10 साल से भी ज़्यादा, 20 साल होने वाले हैं डेंगू को देखते हुए. तो 2011 से देख लें, हम 2024, कितने साल हो गए? 13 साल. हाँ, 10 साल से ज़्यादा ही हो गए.
सो ये पर्ल्स हैं जो हमने देखे हैं और पता चला कि मरीज़ को कभी भी जिसको लीक आ जाए चला के नहीं भेजना, उसको व्हील चेयर पे शिफ्ट करें। जिस पेशेंट को लीक के सिम्टम्स हों उसमें आपने रेफ़र करना है, आपने उसको व्हील चेयर के ऊपर शिफ्ट करना है, कोलैप्स कर जाते हैं एकदम से। उसके बाद 48 आवर्स के बाद पेशेंट रिकवरी फ़ेज़ में चला जाता है। रिकवरी फ़ेज़ में पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है, उसकी फटीग बेहतर हो जाती है, उसका हार्ट रेट जो टैकीकार्डिया था वो स्लो हो जाता है। और ये डॉक्टर साहब अब आपकी बात है जब रैश डेवलप होता है पेशेंट को, ये रैश इनिशियल फेब्राइल रैश से डिफरेंट रैश है। दिस इज़ नोन एज रिकवरी रैश ऑफ द पेशेंट। रिकवरी रैश मोर प्रोमिनेंट होता है आपकी पाम्स और सोल्स के ऊपर। इट इज़ एन इची रैश। और जो डर्मेटोलॉजी की बुक्स हैं उसमें इसको डिफ़ाइन किया गया है, दिस इज़ अ सी ऑफ रेडनेस विद आयल्स ऑफ वाइट पर्ल्स, यानी सुर्ख समंदर के अंदर मोतियों के सफ़ेद जजीरे हैं। सो रेड एरिथमेटस बैकग्राउंड के ऊपर वाइटिश स्पॉट्स होंगे और वो इची रैश होगा, ठीक है। और ये ब्लांचेबल रैश होता है। जब आप पेशेंट को यूँ हाथ रख के छोड़ेंगे तो वो इम्प्रेशन छोड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। सो ये रैश जब डेवलप होता है इट्स एक्चुअली अ गुड साइन। दिस इज़ अ साइन ऑफ रिकवरी और इसे रिकवरी रैश कहते हैं। ये तसल्ली करा देता है आपको कि मरीज़ जो है अब ठीक हो रहा है, सेहतयाबी, ठीक है। प्राइम 6-7 डेज में ये वीक 1 हफ्ता 10 दिन के बाद डेवलप होता है, रिकवरी फेज़ में डेवलप होता है। अच्छा, प्राइमरी इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड होती है, लेकिन जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होती है उसमें रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन में डेंगू के ज़्यादा होते हैं। और सीवियर डेंगू जो मैंने आपको बताया था शुरू में 2009 क्लासिफिकेशन में, उसमें वेस्कुलर लीकेज के साथ साथ आपके पेशेंट्स के अंदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये जो केस डेफिनेशंस हैं ये आपको याद होनी चाहिए। डीएग की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जो फॉर्म्स हैं रिपोर्टिंग उसमें भी है। फीवर के साथ कोई सी 2 चीज़ें हैं, याद रख लीजिए, हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन, माइल्जिया, ज़ैथैल्जिया, रैश, ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन एंड डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। कोई 2 चीज़ें हैं, थिंक ऑफ डेंगू। जो छोटे बच्चे हैं वो बता नहीं सकते, उनमें इरिटेबिलिटी, रोते रहते हैं, रिफ्यूज़ टू टेक फीड होता है, तो उनमें भी सोचें कि डेंगू हो सकता है। इन पेशेंट्स को हम सस्पेक्टेड डेंगू इन्फेक्शन कहते हैं। सस्पेक्टेड पेशेंट्स के अंदर देन यू गो फॉर अ सिंपल सीबीसी टेस्ट। सीबीसी की रिपोर्ट जनरली थोड़ी सी देर में आ जाती है एंड गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शंस में यूजुअली आपको पता है WBC काउंट कम होता है। सो अगर ल्यूकोसाइट काउंट लेस देन 4000 हो और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, अब ये मेरे से बहुत क्वेश्चन करता है कि वाई दिस 100,000 एंड वेयर डिड दिस वैल्यू कम फ्रॉम। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट तो आपको पता है 150,000 हो। सो ये हमने इसलिए 100,000 रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों का 139,000, 145,000 इस तरह भी होता है लोअर साइड पे, तो बहुत सिवेरिटी नहीं होती है प्रॉब्लम की। 100,000 से बिलो हो तो सिवियर डिजीज़ के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको मिस ना करें। सेकेंडली, बहुत सारी पॉपुलेशन हेपेटाइटिस C होता है उनको, उनका प्लेटलेट काउंट वैसे ही थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है। सो ये 100,000 की फ़िगर आसानी के लिए रखी गई है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 150,000 है। दूसरा, इससे भी जो इम्पॉर्टेंट है वो फॉलिंग ट्रेंड इन प्लेटलेट काउंट है। अगर एक पेशेंट का 3 लाख प्लेटलेट काउंट था और वो अब आया है और उसका 2 लाख हुआ है, तो 1 लाख का फ़र्क पड़ गया 24 घंटे में। दिस इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ऐसे भी हो सकता है कि उसका 170,000 था पहले प्लेटलेट काउंट विच वाज नॉर्मल और आपने उसको भेज दिया, लेकिन आपने अगले दिन, पेशेंट नहीं ठीक हुआ, आपने अगले दिन CBC रिपीट करके देखना है और उसका अब 110,000 है, 60,000 का फ़र्क पड़ गया। सो फॉलोइंग ट्रेंड, बिग गैप, ये भी एक साइन होता है टू सी ये सपोर्टिव लैब एविडेंस है कि नहीं। अब इन पेशेंट्स की आपने कन्फर्मेशन करनी है और कन्फर्मेशन के यूजुअली अपने सेटअप में हम 2 मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। PCR की फैसिलिटी लिमिटेड है, एक्सपेंसिव है। जनरली PCR हम नहीं कराते, लेकिन PCR इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बिकॉज वो आइडेंटिफाई करता है जेनेटिक मटेरियल को और PCR की डिटेक्शन से आपको पता चल जाता है कि ये वायरस है। लेकिन पार्ट ऑफ वायरस इज़ एंटीजन, ठीक है। सो हम उसका NS1 एंटीजन करा लेते हैं विच कैन बी डिटेक्टेड इन योर ब्लड ड्यूरिंग द वायरीमिक फेज़, जब बॉडी में वायरस होगा। यूजुअली वायरीमिक फेज़ 4-5 डेज़ तक रहता है।
सो 5 डेज़ के अंदर अंदर, या उससे भी अच्छा इंडिकेटर ये है कि जब मरीज़ को बुखार है, जब बुखार है, फ़ीवर के दौरान आपने कराना है इनिशियल 4-5 डेज़ में, तो NS1 एंटीजन करा लें। अगर मरीज़ आपके पास आया कि कल से डॉक्टर साहब बुखार नहीं है, पिछले हफ्ते में मुझे 3-4 दिन बुखार रहा है, कल से बुखार नहीं है, गो फॉर एन IgM एंटीबॉडी, बिकॉज दिस इज़ द टाइम एन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इज स्टार्टेड बिल्डिंग अप। ठीक है, IgG पास्ट इन्फेक्शन को शो करता है, IgG सेकेंडरी इन्फेक्शन में हेल्पफुल होता है। मैं अभी नहीं बता रही, कंफ्यूज होते हैं लोग। आप IgM और NS1 एंटीजन याद रख लीजिए। NS1 1 डे प्रायर टू फीवर से पॉजिटिव हो जाता है। फीवर के होने से एक दिन पहले से लेके जब तक फीवर है NS1 एंटीजन पॉजिटिव होता है। अच्छा, उसके बाद डेंगी हेमरेजिक फ़ीवर। सो हमेशा याद रखें कि डेंगी फ़ीवर के ये जो चीज़ें थी, इनका होना ज़रूरी है। इनके होते हुए फ़ीवर की हिस्ट्री हो या फ़ीवर मौजूद हो 2 से 10 दिन का, और साथ 2 सिम्टम्स हो, सस्पेक्टेड केस है तो फिर प्रॉबेबल बनेगा। प्रॉबेबल केस के लिए आपको ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का होना ज़रूरी है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिक पेशेंट्स के अंदर आप कन्फर्मेटरी टेस्ट कराएं टू सेव रिसोर्सेज। ठीक है, केस डेफिनेशन ऑफ डेंगी हेमरेजिक फ़ीवर। डेंगी हेमरेजिक फ़ीवर तब होता है जो सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगी है, जिसमें प्लाज्मा लीकेज आती है, जो मैंने आपको सारा फिनोमेना समझाया कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, प्लाज्मा लीक करना शुरू हो जाता है। सो ये प्लाज्मा लीकेज आप 2 तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेडियोलॉजिकल एविडेंस ले लें, एक्सरे करा लिया मरीज़ का, थिन रिम ऑफ प्लूरल इफ्यूजन आ गई, अल्ट्रासाउंड करा लिया, अल्ट्रासाउंड चेस्ट पे आपको फ्लूइड प्लूरल इफ्यूजन मिल गई, गॉल ब्लैडर वॉल एडीमा मिल गया, पेल्विक फ्लूइड एसाइटीज़ मिल गई, फीमेल्स में कई कॉमनली मिल जाती है, या थिन रिम ऑफ फ्लूइड अराउंड द लिवर एरिया आपको पेरिकोलिसिस्टिक एडीमा मिल गया। सो ये दूसरा ये है कि इनडायरेक्ट मेथड से आप सोचें कि प्लाज्मा लीकेज हो रही है। वो इनडायरेक्ट मेथड ये है, मैंने बताया था कि जब प्लाज्मा लीक होगा तो हेमाटोक्रिट बढ़ जाएगी। सो आपके पेशेंट की बेसलाइन CBC की हेमाटोक्रिट और अब जो CBC कराई है उसकी हेमाटोक्रिट अगर 20% से ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम लॉस हो रहा है। प्लीज़ कीप इन माइंड दिस इज़ नॉट अ राइज ऑफ 20। ऐसे नहीं है कि पहले 40 था तो अब 60 पे हेमाटोक्रिट जानी है, 20% है। सो 40 से 47 is 20%, 47, 48. So near or equal to 20% is significant. Generally patient febrile होते हैं, गर्मियों का मौसम है, पसीना भी आ रहा होता है, थोड़ा वॉल्यूम लॉस होता है, तो 5 to 10% rise in hematocrit is predictable with fever or any illness. But अगर वो more than or around 20% हो रही है, then you should be vigilant कि ये प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस तो नहीं है। और अगर प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस इतना है कि पेशेंट को सर्कुलेटरी फेलियर के साइंस आ रहे हैं, जिसमें टैकीकार्डिया है, रैपिड वीक पल्स है, थ्रेडी हो गई है, पल्स प्रेशर की नैरोइंग शुरू हो गई है, पेशेंट को यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, कोल्ड है, क्लेमी है, हाइपोटेंसिव है, पोस्टरल ड्रॉप है, देन थिंक दैट पेशेंट इज़ गोइंग इनटू शॉक। ठीक है, सो दिस इज़ डेंगी शॉक सिंड्रोम। सो DF सिंपल फीचर्स, no fluid leakage. DHF evidence of plasma leakage, and DSS plasma leakage to an extent that patient goes into a circulatory failure or shock. This is DSS. So मैंने ये आपको फेजेस बता दिए ऑलरेडी। फेब्राइल फेज़ इनिशियल फेज़ है, फिर क्रिटिकल फेज़ है जिसमें प्लाज्मा लीकेज है, और फिर उसके बाद रिकवरी या कन्वेलेसेंट फेज़ है जिसमें पेशेंट को रैश डेवलप होता है, पेशेंट फील्स बेटर, उसकी फटीग बेहतर हो जाती है, उसकी भूख बेहतर हो जाती है, एंड पेशेंट इज़ एबल टू ईट। तो याद रखें कि डेंगी की 2 फॉर्म्स हैं, सिंपल डेंगी फ़ीवर एंड डेंगी हेमरेजिक फ़ीवर। सिंपल डेंगी फ़ीवर में कोई क्रिटिकल फेज़ नहीं होता, पेशेंट फील्स बेटर आफ्टर सेटलिंग ऑफ फीवर एंड गोज इनटू अ रिकवरी फेज़ डायरेक्टली विदाउट एन इंटरमीडिएट फेज़ ऑफ प्लाज्मा लीकेज और क्रिटिकल फेज़। बट इफ़ देयर इज़ एन इंटरमीडिएट फेज़, इफ़ देर इज़ एन इंटरमीडिएट फेज़ ऑफ प्लाज्मा लीकेज, यानी फ़ीवर के सेटलिंग के साथ अगर मरीज़ की तबीयत ख़राब हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है, पल्स प्रेशर नैरो हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, क्लेमी हो रहा है, आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर लीक मिल गया है, प्लेटलेट बॉक्स एकदम बहुत गिर गए हैं, थिंक पेशेंट हैज़ सीवियर डेंगी हेमरेजिक फ़ीवर। जो सिंपल डेंगी फ़ीवर होता है उसमें मैंने बताया था कि ये साइंस एंड फीचर्स है, फ़ीवर है, स्किन एरिथमेटस है, फ्लश्ड फेस है, मायल्जियाज, आर्थ्रेल्जियाज हैं, ल्यूकोपीनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। टॉनिक्वेट टेस्ट भी आप अपने आउटडोर में कर सकते हैं। टॉनिक्वेट टेस्ट ये होता है कि आपने ब्लड प्रेशर का कफ यहाँ लगाना है और पेशेंट को 5 मिनट्स के लिए ब्लड प्रेशर कफ 100 से ऊपर इन्फ्लेटेड रखें। अब मरीज़ के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग होता है कि आपने रखा हुआ है, लेकिन आप उससे उतनी देर में हिस्ट्री लेते रहें।
and then you release the pressure, and after some time you count the number of petechiae in anterior cubital fossa in a 1 inch square. अगर वो 10 से ज़्यादा हो तो ये कैपिलरी फ्रिजिलिटी को शो करता है, ठीक है. सो अगर टाइम है तो ये टेस्ट भी आपको दे सकता है आइडिया कि डेंगू में कॉमन है ये टेस्ट. फेब्राइल, फिर कन्वेलेसेंट फेब्राइल फेज़ के बाद अगर तो मरीज़ को क्रिटिकल फेज़ में वो नहीं जा रहा है, लीक नहीं है, तो मैंने बताया कन्वेलेसेंट फेज़ है. उसमें आपको एपेटाइट रीगेन होगी, पेशेंट के काउंट्स बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, भूख लगनी शुरू हो जाएगी और रैश डेवलप होगा, विच इज़ प्रूरिटिक रैश, पाम्स एंड सोल्स पे है. ये जो मैंने आपको, ये अगर लाइट ऑफ करेंगे तो नज़र आएगा, सी ऑफ रेडनेस है और इसमें ये वाइट वाइट आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं. इसमें इतनी अच्छी रेजोल्यूशन में नहीं आ रहा, इसमें शायद आपको अच्छी रेजोल्यूशन में ये देखें, अगर उस वाले में आपको नज़र आ रहा हो. सो पेशेंट को इचिंग होती है, आप उसको कैलामीन लोशन या एंटी एलर्जिक दे सकते हैं इचिंग को सबसाइड करने के लिए, ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद थी बात मैनेजमेंट की. सो मैनेजमेंट में याद रखें, एक आपने फ़ीवर को रिड्यूस करना है, एक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है. टू डेट वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर एंटी वायरल ड्रग फॉर डेंगू इन्फेक्शन. सो डेंगू इन्फेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक एंटी वायरल नहीं है अभी, इसलिए हम सिम्टोमेटिकली पेशेंट्स को मैनेज करते हैं. और फ़ीवर को रिड्यूस करने के लिए आपने पैरासीटामॉल देनी है या टैबलेट स्पॉन्जिंग. अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन, अगर पेशेंट को फ़ीवर नहीं है तो पैरासीटामॉल बिला वजह ना दें. दे सकते हैं, नेवर एक्सीड द लिमिट. और लिमिट कितनी है पैरासीटामॉल की 24 आवर्स में? 4 ग्राम्स होती है, ठीक है. ज़्यादा ना दे इसलिए क्योंकि ये हेपेटोटॉक्सिक होती है और डेंगू के अंदर लिवर के फंक्शन की डिरेंजमेंट के चांसेस होते हैं. सो अवॉइड, हाँ वो भी दे सकते हैं. जो पैनाडोल पैरासीटामॉल है वो आप यूज़ कर सकते हैं. पैचेस, सपोजिटरी, इंजेक्शन, एनसेड किसी भी फॉर्म में नहीं देने हैं, ठीक है. पैनाडोल, पैरासीटामॉल, एसिटामिनोफेन ये आप यूज़ कर सकते हैं. वो पैचेस में आइबोप्रोफेन है कि क्या है मुझे नहीं पता. वो एंटीपायरेटिक लिखते हैं. नहीं, वो कुछ तो होगा ना टॉपिकल उसमें. बर्फ़ तो नहीं है. अगर एनसेड नहीं है तो आप दे सकते हैं, ठीक है. मैं बताने लगी हूँ अभी, ये बताने लगी हूँ ये. सो ये रिडक्शन ऑफ फीवर करनी है, अननेसेसरी पैनाडोल या प्रोवेस ना दें. स्पेशली वो पेशेंट्स जिनके लिवर फंक्शन डिरेंज है, अवॉइड करें, एक्यूट लिवर फेलियर में चले जाते हैं. न्यूट्रिशनल सपोर्ट में कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, मरीज़ आपका खा रहे हैं, मुंह से जो मर्ज़ी खाए पिए, ठीक है. एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और फ्रूट जूसेस दे सकते हैं. मैं जनरली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि कोक और रेड फ्लूइड्स को अवॉइड करें. एक जो अनार के जूस का बहुत फैशन चला था, उससे होता क्या है कि मरीज़ जब वो पी के उल्टी करता है तो उसको समझ नहीं आती ब्लड तो नहीं आ गया. सो अवॉइड करने को कहिए. दे सकते हैं. हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में और हार्ट फेलियर में ध्यान से देना है, ठीक है. हाँ, फॉलो अप सबसे इम्पॉर्टेंट है, रोज़ आके दिखाना है मरीज़ ने आपको, ठीक है. फॉर द फर्स्ट 3 से लेके 6 डेज़ तक मरीज़ ने रोज़ आपको आके दिखाना है. यूजुअली 3rd डे से 6th डे के अंदर क्रिटिकल फेज़ आ जाता है. मोस्ट लाइकली 3rd to 5 डे के बीच में क्रिटिकल फेज़ आता है. फ़ीवर लेकिन जब सेटल हो उसके 24 घंटे मरीज़ को कहें कि मुझे आके बताना है कि क्या हालात हैं, ठीक है. और वार्निंग साइन, जी, और ये वार्निंग साइंस है जिस पे आपने रेफ़र कर देना है. जो मैंने आपने पूछा कि कब रेफ़र कर देना है. नो क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट और वर्सनिंग ऑफ द फीवर सेटल हो गया है लेकिन पेशेंट जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा. सेकेंड, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, रेस्टलेसनेस है, लेथार्जिक है पेशेंट, कहीं से ब्लीडिंग हुई है, खड़े होने से आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, पेल है, कोल्ड है, क्लेमी है. आपको शक्ल देख के मरीज़ की पता चल जाता है ये सिक लग रहा है मुझे, रेफ़र दैट पेशेंट. और अगर वो कहे कि मुझे यूरिन आउटपुट कम है एंड देयर इज़ नो आउटपुट फॉर लास्ट 4 to 6 आवर्स, देन यू ऑल्सो नीड टू रिकमेंड दीज पेशेंट्स. ऑल पेशेंट्स, ये आपके सवाल का जवाब है, ऑल पेशेंट्स विद वार्निंग साइंस ऑफ डेंगू शुड बी एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट एंड रिफर्ड. जहाँ हमारी जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाती है, बेशक मैं क्लिनिक में बैठी हुई हूँ या आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं, जहाँ मरीज़ को वार्निंग साइन आया है मैं सामने फ़ारूक हॉस्पिटल भेज देती हूँ कि भाई इमरजेंसी चले जाएँ, इसी वक्त, दूर भी ना भेजें, नियरेस्ट हॉस्पिटल भेजें, स्टेबलाइज कर दें. नहीं, वो दे कैन नॉट रिफ्यूज़ अ डेंगू पेशेंट.
by law, government, they cannot refuse a dengue patient. प्राइवेट वाले They cannot refuse a dengue patient. Punjab Healthcare Commission is very strict in that. They cannot refuse a dengue patient. If it requires admission, it will be admitted. ठीक है, सो ये हमने कर लिया. ये प्रोफाउंड शॉक ये निकाल देते हैं. फ्लूइड थेरेपी में मैं सिर्फ ये अगर इन पेशेंट है ये मैं जनरली नहीं बताती, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन पेशेंट भी काम कर रहे होते हैं. सो ये याद रखना है कि डेंगू में एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं देना. एक जो हम मरीज़ को कहते हैं ना कि 2 लीटर 3 लीटर पानी पिएँ और हमें लगता है कि शायद पानी यूरिन के साथ वायरस वॉश आउट हो जाएगा जल्दी, दैट्स अ मिथ. अवॉइड ओवरलोड. ठीक है, 1 से 1.5 लीटर पानी इनफ होता है पेशेंट के लिए. इससे ज़्यादा पानी ना दें. अंडर साइड पे रखें पेशेंट को. यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करते रहें. CBC डेली करा लें 3 डेज़ के बाद. 3rd डे ऑनवर्ड CBC डेली करा लें. मैं ये फ्लूइड्स आपको नहीं बता रही हूँ. अच्छा, ये भी रहने दें. ब्लीडिंग, एक जो डेंगू के ऊपर ठप्पा लग गया ना, ये प्लेटलेट्स का, कि मरीज़ आपके पास से एक रिपोर्ट ही लेके आता है बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, तो प्लेटलेट उसके अगर 190,000 या 110 या 120 है ना, तो वो सबसे पहले कहता है कि डॉक्टर साहब डेंगू का टेस्ट करा लूँ. होगा कुछ भी. सो क्लिनिकली जज करना है. डेंगू इज़ नॉट अ प्लेटलेट डिसऑर्डर. ठीक है, और ब्लीडिंग प्लेटलेट की कमी की वजह से नहीं होती, हो भी सकती है, बट दैट इज़ नॉट दी ओनली रीज़न ऑफ ब्लीडिंग. देयर आर सो मैनी अदर रीजन्स. कोआगुलेशन सिस्टम एक्टिवेटेड होता है, और प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्चुअली कम होते भी हैं लेकिन उनका फंक्शन ठीक होता है. तो ब्लीडिंग की चांसेस को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से आप रिलेट नहीं कर सकते हैं. और किसी को प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं लगानी है. ठीक है, सो ये 2-3 चीज़ें मरीज़ इंसिस्ट भी करेंगे आपको. पेशेंट देखते हैं हम 25,000. अगर ब्लीड नहीं कर रहा मत दीजिए. अगर पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा तो मैं 0 प्लेटलेट काउंट पे भी ट्रांसफ्यूजन नहीं देती हूँ. नहीं, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ. आई हैव डिलीवर्ड 2 पेशेंट्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, हु हैड 0 प्लेटलेट काउंट. 0 पे तो डिलीवर नहीं हुए, लेकिन उनको ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट की नहीं दी. वो टाइम दें उनको, वो रिकवर कर जाते हैं 2-4 दिन में प्लेटलेट्स. और पेशेंट्स ने नॉर्मल बेबी डिलीवर किया और वो घर चले गए. जब ब्लीड कर रहा है पेशेंट, तो पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो ब्लड दें. खून का बदला खून. ठीक है, और अगर पेशेंट का कोटा फ्लूइड का ज़्यादा आप यूज़ कर चुके हैं, ऑलरेडी 2 या 3 लीटर फ्लूइड दे चुके हैं, तो पैक्ड सेल दे दें. उन पेशेंट्स में जो हार्ट फेलियर के हैं, किडनी डिजीज़ के हैं, जिनको ऑलरेडी एसाइटीज़ है, उन पेशेंट्स के अंदर हमेशा पैक्ड सेल वॉल्यूम दीजिए. लेकिन ये सारी डोमेन इन पेशेंट होनी चाहिए, बिकॉज ऑन सिटिंग इन अ क्लिनिक यू कैन नॉट असेस दीज पेशेंट्स. अच्छा जी, ओके, ये कुछ थोड़ी सी अपडेट्स ये भी रहने देते हैं. ओके, सो की टू सक्सेसफुल मैनेजमेंट, सबसे पहले एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन. कीप योर इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई, स्पेशली इन टुडेज़ टाइम, जब आपको पता है कि डेंगू का सीज़न आ रहा है और पाकिस्तान में डेंगू के केसेस आते हैं. देन अर्ली डायग्नोसिस. पेशेंट को फ़ीवर हुआ है, कोई फोकस ऑफ इन्फेक्शन नहीं मिल रहा है, पेशेंट का CBC करा लें ताकि आपको पता चल जाए कि वायरल है कि बैक्टीरियल है, बजाय इसके कि उसको हम सिम्प्टोमेटिक और एंटीबायोटिक एज अ तबरक दे दें. फिर पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करें. 3rd डे ऑनवर्ड्स डेली CBC करा के देखें पेशेंट का. C फॉर ड्रॉप इन द प्लेटलेट काउंट, राइज इन द हेमेटोक्रिट. ये 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो आपको मिस नहीं करने. एंड देन इफ़ यू फील द नीड ऑफ एडमिशन, टाइमली रेफ़र फॉर इंटरवेंशन. क्योंकि ये अगर क्रिटिकल फेज़ में जाने से पहले या जाते ही पकड़ा गया और इसकी फ्लूइड मैनेजमेंट सही हो गई तो शॉक को प्रिवेंट करेंगे. शॉक को प्रिवेंट किया तो मॉर्टेलिटी नहीं होगी. शॉक में चला गया तो ऑर्गन फेलियर होगा, और ऑर्गन फेलियर 2 ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो डेथ 90% है. So timely intervention is the key to successful management of dengue. These are the dengue guidelines developed by Dengue Expert Advisory Group, और ये आपको वेबसाइट के ऊपर फ्रीली डाउनलोडेबल फॉर्म में DIAC अवेलेबल है. You can all download it for your reference. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं हूँ तो क्लिनिशियन, पर पता नहीं क्यों पब्लिक हेल्थ और सोशल एक्टिविस्ट भी साथ काम का ही बन गए हैं. सो पब्लिक अवेयरनेस एंड डॉक्टर्स आर ओपिनियन लीडर्स फॉर द सोसाइटी. जब मरीज़ आपके क्लिनिक में आता है वो आपसे अपने घर की बात भी करता है, अपने बच्चों की नाफरमानी की बात भी करता है, अपने रिश्तों की बात भी करते हैं, अपने घर के मसाइल भी डिस्कस करते हैं. दे टेक यू एज समबडी विद अ वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल फैमिली मेम्बर, और वो आपकी ओपिनियन को बड़ा, डॉक्टर साहब ने ये कह दिया था. सो पेशेंट के ऊपर 1 मिनट लगा लें, सिर्फ कम्युनिकेट करें
डेंगू के मुतल्लिक पेशेंट से कि घर की साफ़ सफाई का इंतज़ाम रखें, मौसम ऐसा है मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल करें, बच्चों को शॉर्ट्स ना पहनाएं, आधे बाजू कपड़े ना पहनाएं, फुल स्लीव्स पहनाएं। सुबह जब आप अगर वॉक करने जाते हैं तो अपने आप को मॉस्किटो रिपेलेंट से या फुली कवर्ड रखें। घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, अगर बाहर सोते हैं तो नेट का इस्तेमाल करें और मैट कॉयल का इस्तेमाल करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं अबाउट द वैक्सीन। सो डेंगू वैक्सीन के मतलब अभी आपको मैं बताऊंगी। साथ ही आपने अपने मरीज़ों की मिथ्स को भी ब्रेक करना है। सो द मिथ बस्टर्स के पपीते के पत्ते का अरक, अनार का जूस, सेब के जूस में नींबू के कतरे, ये डेंगू का इलाज नहीं है, इनको अवॉइड कीजिए। पपीते के पत्ते का अरक गैस्ट्राइटिस करता है, जो अनार का जूस है डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर को अनकंट्रोल कर देता है, उल्टी आती है तो कहते हैं कि हीमेटाइमिसिस हुआ था। सेब का जूस और नींबू के कतरे खा के एसिडिटी हो जाती है या डायबिटिक पेशेंट्स अनकंट्रोल डायबिटीज़ से आते हैं तो अवॉइड करें। इनकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़रूर है, ले सकते हैं, बट दे आर नॉट अ क्योर फॉर डेंगू। डेंगू ने अपना नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़ के साथ खुद ही ठीक होना है। सेकेंडली, जो अनड्यू फ्लूइड्स लगाने की लोग फरमाइश करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत कमज़ोरी है, ग्लूकोज की बोतल तो लगा दें, या एक हम आई गए हैं क्लिनिक तो एक ड्रिप तो लगा दें, हमें कुछ तो करें, कोई टीका तो लगा दें। आईवी इंजेक्शंस अवॉइड करें, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंजेक्शंस अवॉइड करें। आईवी पेशेंट को तब देने की ज़रूरत होती है व्हेन पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट ओरली, अदरवाइज़ एंटेरल रूट इज़ द बेस्ट रूट। मुँह से खाए पिए ORS दे दें, ठीक है। तीसरा, जो आपको प्लेटलेट की बेजा फरमाइश करेंगे कि प्लेटलेट गिर रहे हैं डॉक्टर साहब प्लेटलेट की बोतल लगवा लें, उसको भी डिस्करेज करना है आपने। सॉरी, डाइट मैंने बताया कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, वही डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो जनरल है। डायबिटिक पेशेंट्स को आपने हाई ग्लाइसेमिक फूड नहीं देना, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी है, डिसलिपिडेमिक पेशेंट को फैटी एसिड्स फैट्स के मुतालिक रिस्ट्रिक्ट करना है। कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट नहीं है। पेशेंट को अगर अनवेल, हाँ जी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर 3 या 4 दिन की हाई प्रोटीन डाइट से जो है वो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होती, या विटामिन डी या विटामिन सी 2 दिन खाने से इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होती। अभी एक स्टडी मेरी पब्लिश्ड भी है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने विटामिन डी का रोल देखा है डेंगू के अंदर। सो उसमें ये है कि जिनके ऑप्टिमल लेवल्स हैं विटामिन डी के, उनके सीवियर डेंगू डिजीज़ में जाने के चांसेस कम हैं। सो एज ए जनरल वेल बीइंग ऑफ पेशेंट, आप अपने पेशेंट्स की हेल्थ पे ज़रूर फोकस करें कि उनके विटामिन डी के लेवल्स भी अच्छे हों, उनकी जनरल हेल्थ अच्छी हो, उनकी शुगर कंट्रोल्ड हो, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड हो, वो एक्टिव लाइफस्टाइल में हो, वॉक करें, वेट रिड्यूस करें। बट स्पेसिफिकली डेंगू में किसी इंटरवेंशन ऐसी का शॉर्ट टर्म रोल नहीं निकला अभी तक। दूसरी बात ये है कि ड्रिप्स मैंने बता दिया और मैंने प्लेटलेट काउंट का आपको बता दिया। अच्छा, ग्लोबली डेंगू इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव डिजीज़। हमारे मुल्क में तो अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत डेंगू पे बहुत फोकस करती है और हर चीज़ फ्री मिल जाती है, लेकिन दुनिया भर में 58 मिलियन सिम्प्टोमेटिक डेंगू केसेस जो 141 कंट्रीज़ में हैं, उसमें से 48% जो हैं वो एम्बुलेटरी सेटिंग्स में मैनेज होते हैं, और ये $8 बिलियन जो है वो डेंगू का खर्चा है, विच इज़ मच मोर दैन many of the other diseases। और एवरेज कॉस्ट ऑफ डेंगू जो है दैट इज़ वेरी वेरी हाई, और फेटल केसेस या सवियर डेंगू के केसेस की एवरेज कॉस्ट बहुत हाई है। इट इज़ हायर दैन गैस्ट्रोएंटराइटिस या कॉलरा या अदर इन्फेक्शंस। और सोल्यूशन हमारे पास प्रिवेंशन में है। सो प्रिवेंशन इज़ द सोल्यूशन कि हम डेंगू को प्रिवेंट करें। और प्रिवेंशन में कुछ तो मेजर्स हैं जो वेक्टर कंट्रोल के मेजर्स हैं कि मच्छर ना काटे, मच्छर की पैदाइश को रोक लें, सफाई सुथराई का इंतज़ाम करें, ठीक है। पर एक जो प्रिवेंटिव मेजर होता है जिस पे हम सब फोकस करते हैं वो वैक्सीनेशन ऑफ डेंगू है। सो डेंगू की वैक्सीन इज़ नाउ अवेलेबल। पहले डेंगू की वैक्सीन 2015 में भी लॉन्च हुई थी विद द नेम डेंगवैक्सिया, विच वॉज लॉन्च्ड बाय सनोफी। लेकिन बाद में जब इसके रिज़ल्ट्स आए, फ़िलीपींस ने इसको अपने एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में ऐड भी कर लिया था, तो पेशेंट्स को बाद में जो बच्चों को दी गई है तो उनमें मोर्टेलिटी बढ़ गई थी सब्सिक्वेंट डेंगू इन्फेक्शन में। और रीज़न वही है कि एक डेंगू की वैक्सीन लगी, जब आप सेकेंडरी कोई और सीरोटाइप होती है तो सीवियर डेंगू में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इसको अब नहीं यूज़ किया जाता। लेकिन अब तो वो कहते हैं, कल ही एक्चुअली हमारे पास बैठे हुए थे सनोफी वाले, हम इसी बात पे बात कर रहे थे कि वैक्सीन, वो कहते हैं कि अब हमारी जो वैक्सीन है वो चारों इसको कवर करती है। पहले भी जानों को करती थी, पहले भी जानों को करती थी। फिर बाकी फिर उसका क्या प्रॉब्लम? आपको एक
चारों स्ट्रेन्स को तो कवर करती है, लेकिन सेकेंडरी डेंगी इन्फेक्शन में डेंगी वो वाला रिस्पांस तो नहीं देता है ना कि जो आपकी इन्फेक्शन वाला रिस्पांस होता है। ये तो मिनिमाइज्ड रिस्पांस होता है वैक्सीनेशन का। जब आपको दूसरी किसी सीरोटाइप, कोई भी सीरोटाइप डेंगी की सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है तो ऑटो इम्यून जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट, वैक्सीन उनको भी तो कवर कर रही है ना, लेकिन रिस्पांस मुख्तलिफ हो रहा है ना। रिस्पांस मुख्तलिफ है ना। वैक्सीन का रिस्पांस वो नहीं है जो आपकी इन्फेक्शन का रिस्पांस है। आपकी कोविड की भी वैक्सीन है, वो भी कवर करती थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपको कोविड दोबारा नहीं होगा। आपको कोविड हो सकता है, कोविड की इंटेंसिटी कम होती है, चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम होते हैं, डेथ कम हो जाती है। कोई भी वैक्सीन 100% प्रिवेंटेबल नहीं होती। डेंगी के 4 सीरोटाइप्स हैं। ये जो बनी हुई है डेंगवैक्सिया, इसकी जो बैकबोन है वो येलो फीवर वैक्सीन की बैकबोन है, जिसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स डेंगी 1, 2, 3, 4 के लगाए हुए हैं। जो स्टडी जब फिलीपींस में इसको लॉन्च किया गया तो जिन लोगों को वैक्सीन हुई थी उनको जब दोबारा इन्फेक्शन हुई डेंगी की तो उनको सीवियर डेंगी हुआ इंस्टेड ऑफ माइल्ड डेंगी। अब ये है लाइसेंस्ड वैक्सीन, यूज़ हो रही है कुछ जगह सिलेक्टिव। किन जगह यूज़ हो सकती है? एक, जिनको पहले डेंगी हुआ हो। डेंगी नाइव पेशेंट्स में, न्यू डेंगी वाले पेशेंट्स के अंदर ये नहीं देते। जिनको पहले डेंगी हुआ हो, उसकी सीरो प्रेवलेंस की स्टडी हुई हो उस कंट्री में, उनको दे सकते हैं। जो क्यू डेंगा है दैट इज़ अ न्यू वैक्सीन जो अब लॉन्च हुई है कुछ साल पहले, विच इज़ टेकीडाज़ वैक्सीन। टेकीडा ने क्यू डेंगा लॉन्च किया। ये 2 डोज वैक्सीन है, सनोफी की 3 डोज वैक्सीन थी। ज़ीरो प्रेवलेंस, सॉरी नहीं, मैंने कहा कि जिन कंट्रीज़ के अंदर मोर देन 70% सीरो प्रेवलेंस है डेंगी की, सीरो प्रेवलेंस, मोर देन 70% सीरो प्रेवलेंस है, उन कंट्रीज़ के अंदर आप डेंगी की सनोफी की वैक्सीन दे सकते हैं। सनोफी की जो वैक्सीन है वो 3 डोज वैक्सीन है, येलो फीवर की बैकबोन पे बनी है, जिसके ऊपर डेंगी के डिफरेंट वायरसेस के साथ कंस्ट्रक्ट्स हैं। वो पेशेंट्स जिनको पहले डेंगी नहीं हुआ हुआ, यानी कि जो नाइव पेशेंट्स हैं, उनमें आप डेंगी की वैक्सीन नहीं दे सकते। उनमें नहीं दे सकते। वो पेशेंट्स जिनको पहले डेंगी हुआ है, बेशक वो सिम्प्टोमेटिक थे या एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनको ऑलरेडी डेंगी सीरो प्रेवलेंस पॉजिटिव है, उन पेशेंट्स में आप ये वैक्सीन दे सकते हैं। जो टेकीडा की वैक्सीन, जो नई वैक्सीन आई है, क्या हुआ सॉरी? वैक्सीन तो ना, हाँ, उनमें दे सकते हैं। और 9 to 45 ईयर्स एज है इसकी। जो उसको वैक्सीन दे सकते हैं, वो फर्दर प्रिवेंट करेगी बाकी स्ट्रेन्स के साथ। और ये जो बाकी जो ये है, ये आप हर तरह के पेशेंट्स में दे सकते हैं, जिन हुआ हो या ना हुआ हो डेंगी, फर्स्ट टाइम दे सकते ये कौन सी क्यू डेंगा है? हैं। जी, क्यू डेंगा। और ये जो लास्ट है, ये लास्ट है, ये अभी फेज़ 3 ट्रायल इसके पब्लिश हुए हैं, ये बिल्कुल लॉन्च होने वाली है कुछ देर में। ये ब्यूटेंटन की है, इसके अभी तक के सबसे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। NIH USA, सॉरी, सबके लिए। लेकिन इन सब के जो डेटा है ना, वो डिफरेंट स्ट्रेन्स में डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कवरेज है। एक डेंगी की वैक्सीन का लेक्चर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, मैंने अभी किया है, वो वर्ल्ड पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी के लिए, जिसमें डेंगी की वैक्सीन्स की सारी डिटेल है कि कौन सी वैक्सीन किस एज ग्रुप में है, कब दे सकते हैं, क्या है। समरी में ये है कि डेंगी जो है वो आपको मैंने बताया कि ग्लोबल सर्ज है केसेस में, दुनिया भर में डेंगी के केसेस बढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंगली एल्डरली पॉपुलेशन में इसके केसेस अब ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन चिल्ड्रन में, पीडियाट्रिक में, एडल्ट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स, ऑल दे कैन बी अफेक्टेड बाय डेंगी। इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है ओल्ड एज और कोमॉर्बिडिटीज़ फॉर इंक्रीजिंग द मोर्टेलिटी इन डेंगी, सो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। एंड क्रॉनिक डिजीज़ जिन पेशेंट्स को हैं उनमें ज़रूर ख्याल रखें, और अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हमेशा उसको हॉस्पिटल के अंदर रेफ़र कर दें। सो थैंक यू वेरी मच।